हेलो दोस्तों। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है रास्पबेरिस। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है एज एन इनपुट और हमें क्या आउटपुट करना है, इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से वन नोट पे समझेंगे। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहाँ से प्रॉब्लम तक पहुँच सकते हो। और गाइस, इस क्वेश्चन में मेरा ये गारंटी रहेगा तुमसे कि अगर तुम एंड तक ये वीडियो देखोगे तो तुम्हें हर एक एक कंसेप्ट इस लेक्चर का समझ में आएगा। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले जो हमारा फ्लो रहता है बताने का, उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो सबसे पहले हमें इनपुट को क्लियर करना है प्रॉब्लम का। ठीक है। तो इसमें हमें दो इंटीजर्स दे रखा है एन और के। ठीक है। उसके बाद हमें ये एन इंटीजर्स दे रखा है A1 A2 सो ऑन अप टू AN। हमारे पास एन इंटीजर्स हैं। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं ना, हम इन एन इंटीजर्स में से कोई भी एक इंडेक्स आई सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आई कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के एन तक। कहने का मतलब यह है कि इन एन एलिमेंट्स में से हम कोई भी एक एलिमेंट को पिक कर सकते हैं। और जिस भी एलिमेंट को हम पिक करेंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, ए आई से ए आई प्लस वन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि इस एरे पे हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं कि कोई सा भी हम एक इंडेक्स पिक करेंगे और उसकी वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है। तो हमें बताना क्या है इस प्रॉब्लम में, हमें आउटपुट क्या करना है। तो हमें आउटपुट करना है मिनिमम ऑपरेशन। कहने का मतलब ये जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, हमें मिनिमम ऑपरेशन बताना है सच दैट कि मैं जब इस एरे के हर एक एलिमेंट का प्रोडक्ट लूं, यानी कि A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई सो ऑन अप टू AN, अगर मैं ये करूं तो ये वैल्यू डिविजिबल हो जाए इस के इंटीजर से। ठीक है, जो इंटीजर हमें के दिया हुआ है उससे डिविजिबल हो जाए। तो यानी कि इस प्रॉब्लम में हमें एन एलिमेंट्स दे रखा है और हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। कोई सा भी इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू को, ए आई की वैल्यू को ए आई प्लस वन में चेंज कर सकते हैं किसी भी एक ऑपरेशन के दौरान। तो हमें आउटपुट ये करना है कि मिनिमम ऑपरेशन कितना लगेगा ताकि प्रोडक्ट जो हो एरे का वो डिविजिबल हो जाए इस के इंटीजर से। तो आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया होगा। तो आओ अब चलते हैं एक एग्जाम्पल पे और प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को पूरे अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। ठीक है। जो भी हमारा हल्का बहुत डाउट बचा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो n का वैल्यू 2 है, k का वैल्यू 5 है। ठीक है। और दो एलिमेंट हमारे पास जो एरे के हैं वो है 7 और 3। तो हमें बताना है वही कि मिनिमम ऑपरेशन कितना लगेगा ताकि प्रोडक्ट जो हो इस एरे का वो डिविजिबल हो जाए k से। अभी अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो इस एरे का प्रोडक्ट आ रहा है 21। तो क्या 21 डिविजिबल है के से? नहीं है डिविजिबल। ठीक है। तो यानी कि कुछ ऑपरेशंस का हमें नीड पड़ेगा। तो देखो, ये जो एग्जांपल है ये गाइस प्रॉब्लम में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने इस 3 को 2 टाइम्स इंक्रीमेंट किया है। तो 3 को जब 2 टाइम्स इंक्रीमेंट करते हैं तो 3 कन्वर्ट हो जाता है 5 में और ये 7 एज इट इज रहेगा। ठीक है। तो अब क्या होगा, जब दो बार हमने 3 को इंक्रीमेंट कर लिया तो ये 5 बन गया। तो अगर अब हम प्रोडक्ट निकाले एरे का तो ये आ जाएगा 35। और 35 जो है के से, के का वैल्यू जो कि 5 है, 5 से डिविजिबल है। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट 2 आएगा क्योंकि 3 में हमने 2 टाइम्स ऑपरेशन लगाया। तो फर्स्ट ऑपरेशन में 3 4 में कन्वर्ट हुआ, फिर एक और ऑपरेशन लगा तो 5 में कन्वर्ट हुआ। ऑपरेशन हमारा यही था कि हम एक से इंक्रीमेंट कर सकते हैं एरे के एलिमेंट को। तो यही हमारा दो इस वाले एग्जाम्पल के लिए आउटपुट होगा। सो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा कुछ भी डाउट नहीं रह गया होगा प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है। तो जल्दी से हम मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, लॉजिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट रहेगा। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लिया, उसके बाद हमने एग्जाम्पल से प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब हमारा अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हम लॉजिक को सोचें, उसकी तरफ हम आगे बढ़ें। ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट होता है। तो देखो, सबसे पहले लॉजिक में पहुंचने से पहले हमें कुछ चीजों को देखना पड़ेगा यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। क्या है वो चीजें? तो जरा यहाँ चेक करो कि के का जो भी वैल्यू रहेगा ना वो 2 से 5 तक ही रहेगा। यानी कि के का वैल्यू केवल 2 3 4 5, यही चार वैल्यू मुझे सारे के सारे टेस्ट केसेस में मिलेगा, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है। और एक चीज तुम यहाँ चेक करो कि n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ऑलवेज।
यानी कि 2 एलिमेंट तो n का हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है? ये फिक्स है। तो इसी कारण मैं गाइस तुम्हें ये बोलूँगा कि तुम कभी भी कोई भी क्वेश्चन को बनाओ ना तो ज़रूर उसके कंस्ट्रेंट को देखा करो, क्योंकि कंस्ट्रेंट से बहुत सारी चीज़ें जो है तुम्हें समझ में आती है। कोई सॉल्यूशन हो सकता है तुम्हें सोचने में दिक्कत हो रहा हो, बट जब तुम कंस्ट्रेंट देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो काफ़ी आसान चीज़ है। ठीक है? तुम हमेशा कंस्ट्रेंट को चेक किया करो। ठीक है? तो ये मुझे यहाँ समझ में आ गया कि k का जो भी वैल्यू पॉसिबल है वो है 2, 3, 4, 5। ठीक है? बस यही 4 वैल्यू जो है हमारा पॉसिबल है। तो मैं क्या करूँगा ना, इन्हीं चारों वैल्यू के बेसिस पे अपना सॉल्यूशन डिज़ाइन करूँगा। ठीक है? तो सबसे पहला हम केस बनाते हैं। ठीक है? सबसे पहला हम केस बनाते हैं जिसमें k का वैल्यू हम लेंगे 2, 3, 5। ये 3 वैल्यू के लिए सेम ही लॉजिक हमारा लगेगा। ठीक है? अब तुम बोलोगे कि k के इन्हीं 3 वैल्यू को क्यों हमने चूज़ किया? क्यों 4 को हमने नहीं रखा? तो देखो, यहाँ तुम्हें एक सिमिलैरिटी दिखेगा कि 2, 3, 5 ये तीनों ही प्राइम नंबर है, जबकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं था। तो 2, 3, 5 अगर प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये है कि अब 2, 3, 5 को हम फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। ये ये खुद ही जो है सबसे छोटा यूनिट है, इससे छोटा यूनिट बन नहीं सकता। ठीक है? तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया कि ये प्राइम नंबर है, तो ये फर्दर अब टूट नहीं सकता है, फैक्टराइज़ नहीं हो सकता है। ठीक है? ये खुद ही स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है? तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? तो ज़रा देखते हैं। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास वो n एलिमेंट दिए हुए हैं, A1, A2, A3 सो ऑन अप टू An। अगर इनके प्रोडक्ट को डिविजिबल बनाना है के और मुझे पता है कि के का यही वैल्यू पॉसिबल है 2, 3 और 5, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस एलिमेंट्स में, ये सारे के सारे एलिमेंट्स में से किसी ना किसी एक एलिमेंट में ये के एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन आया होगा, तभी हमारा प्रोडक्ट डिविजिबल बनेगा के से। अब ऐसा क्यों? देखो, हमारा क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा A1, A2, A3 सो ऑन अप टू An। अब मुझे पता है कि k जो है प्राइम नंबर है, यानी अब फर्दर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको हमें डिविजिबल बनाना है k के, तो कहीं न कहीं k जो है आना चाहिए इसके प्रोडक्ट में, ठीक है? तो वो k मुझे कहाँ मिलेगा? तो लेट्स सपोज़ करो मैंने A1 को फैक्टराइज़ किया, प्राइम फैक्टराइज़ेशन निकाला। तो एक ऑप्शन है कि A1 को प्राइम फैक्टराइज़ेशन निकाला तो इसमें k मिल गया। दूसरा ऑप्शन है कि A2 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, इसमें k मिल गया। k मिल गया इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कहीं पे भी एक बार k मिल गया तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही डिविजिबल हो जाएगा k से। ठीक है? सिमिलरली A3 के प्राइम फैक्टराइजेशन में लेट्स सपोज करो k मिल गया। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे ना इस वाले केस में, इस वाले केस में हम सिंपल करेंगे कि हम हर एक एलिमेंट A1, A2, A3 सो ऑन अप टू An, हर एक एलिमेंट को कोशिश करेंगे k के डिविजिबल बनाने का। ठीक है? तो हम पहले चेक करेंगे कि A1 को अगर k से डिविजिबल बनाना है तो मुझे कितना ऑपरेशन लग रहा है। लेट्स सपोज करो OP1 ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है? एक वेरिएबल मैंने कह दिया। सिमिलरली लेट्स सपोज करो A2 को अगर मुझे डिविजिबल बनाना है k से, तो लेट्स सपोज करो OP2 ऑपरेशन लग रहा है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो देखो, ये क्यों वाले पार्ट को तुम समझो। अगर इस प्रोडक्ट को डिविजिबल होना है k से, तो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट के प्राइम फैक्टराइजेशन में k आया होगा। सिंपल सा चीज है ना। अगर 35 डिविजिबल है 5 से, तो क्यों है? क्योंकि 35 को हम ब्रेक कर रहे हैं 5 इंटू 7, तो एक बार मुझे यहाँ देखो 5 दिख रहा है, इसी कारण ये डिविजिबल बन रहा है। तो वही चीज है, अगर इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को अगर डिविजिबल होना है के, तो कहीं ना कहीं के आना चाहिए एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मुझे पता है कि के प्राइम नंबर है, तो अगर ये कहीं न कहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये या तो A1 में आएगा या A2 में आएगा या A3 में आएगा या An में आएगा। क्योंकि k कोई 2 पार्ट में तो नहीं ना ब्रेक कर सकता है, ये तो प्राइम नंबर है, तो ये केवल एक ही पार्ट रहेगा। तो अगर ये एक ही पार्ट है तो किसी न किसी एक नंबर में k आएगा एज़ अ प्राइम फैक्टराइज़ेशन, अगर हम उस नंबर का निकालें तो। ठीक है? तो वही चीज़ हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं ना, हम चेक कर रहे हैं कि A1 में हम कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, लेट्स सपोज करो वो ऑपरेशन 0 भी हो सकता है। ठीक है? तो हम चेक करें कि अगर A1 को डिविजिबल बनाना है k के, तो कितना ऑपरेशन लग रहा है? तो लेट्स सपोज करो OP1 ऑपरेशन लग रहा है। सिमिलरली A2 को अगर डिविजिबल बनाना है तो OP2 ऑपरेशन लग रहा है। इसी तरह हम A1, A2 सो ऑन अप टू An तक हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे कि अगर मुझे k के डिविजिबल बनाना है तो कितना ऑपरेशन लग रहा है। अब एट द एंड हम क्या करेंगे? मुझे क्वेश्चन में बोल रखा है कि मिनिमम ऑपरेशन निकालना है। तो ये OP1, OP2 सो ऑन अप टू OPn, इन सारे में जो मिनिमम होगा वो मेरा आउटपुट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस केस को आसानी से हैंडल कर लेंगे। ठीक है?
एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, अगर किसी को कुछ भी डाउट रह गया होगा तो। ठीक है, और अगर तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई हैं तो तुम इस वाले पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो देखो, सिंपल सा चीज है, अगर मुझे इसके प्रोडक्ट को अगर डिविजिबल बनाना है के और मुझे पता है कि के प्राइम नंबर है, तो कहीं ना कहीं या तो A1 में कहीं ना कहीं के आया हो एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर हम A1 का निकाले तो कहीं ना कहीं के आया हो, तभी मेरा ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिविजिबल होगा के। या फिर कहीं A2 में आया हो, या फिर A3 में आया हो, या फिर AN में आया हो, अगर किसी भी एक में अगर के एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया तो मेरा पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिविजिबल हो जाएगा के। तो ये चीज जब हमें समझ में आ गया, तो हम क्या किए, हम सिंपल सा लॉजिक लगाएं कि हम हर एक नंबर को कोशिश किए डिविजिबल बनाने का के, क्योंकि मुझे तो नहीं ना पता है कि कहाँ से मुझे मिनिमम ऑपरेशन मिलेगा, ये तो मैं मैनुअली नहीं चेक कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, हर एक नंबर को कोशिश किया के डिविजिबल बनाने का और चेक किया कितना ऑपरेशन लग रहा है। इसी तरह सारे के लिए ऑपरेशन निकाल दिया, ओवरऑल जो मिनिमम रहेगा वही मेरा आंसर होगा, उससे अच्छा कुछ भी आंसर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे एक चीज जो मैं लास्ट में कवर करूंगा कि हम ये ऑपरेशन कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, कि अगर किसी भी नंबर को के डिविजिबल बनाना है तो कितना ऑपरेशन लगेगा, ये हम कैसे निकालेंगे वो चीज मैं लास्ट में कवर करूंगा। तो अब आते हैं हम लोग सेकंड केस पे, जो कि हमारा केस 2 है। ठीक है, जो कि हमारा केस 2 है जिसमें कि हमारा के का वैल्यू 4 है। तो देखो, इस केस में भी सेम ही रहेगा। ठीक है, वो पार्ट मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बस खाली हल्का सा हिंट दे देता हूँ। अब अगेन अगर के मेरा 4 है और मुझे अगर इस प्रोडक्ट को अगर डिविजिबल बनाना है के, तो एक ऑप्शन है कि ए वन कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए के से, या फिर A2 डिविजिबल हो जाए के से, जैसा हमने अभी ऊपर वाले केस में देखा। सिमिलरली उसी तरह हम इसको भी करेंगे कि या तो A1 ही डिविजिबल हो जाए के, या A2 हो जाए, या AN हो जाए। ठीक है, कोई भी अगर डिविजिबल बनाना है के तो कितना ऑपरेशन लग रहा है वो हम निकाल लेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर निकाला था ना, OP1 OP2 एंड सो ऑन अप टू OPN। ठीक है, तो इन सारे का जो मिनिमम होगा वो हम स्टोर करके रखेंगे। यानी के का वैल्यू जब 4 है तो भी तो हम ये वाला केस तो हैंडल करेंगे ही करेंगे, जिसमें कि हम हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को के डिविजुअल बना बना के ऑपरेशन निकालेंगे और उनका मिनिमम लेंगे। ठीक है, ये तो करना ही करना है। ठीक है, सेकंड चीज क्या हमें एक्स्ट्रा यहाँ करना पड़ेगा, तो वो चीज देखो मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। के क्या है, के 4 है और मुझे पता है कि 4 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है यानी कि फर्दर फैक्टराइज होगा 2 into 2 में। ठीक है, फर्दर फैक्टराइज होगा 2 into 2 में। अब जरा चेक करो, अगर मेरे पास ये वैल्यू है 22 13 13। ठीक है, 22 13 और 32। लेट सपोज करो 32 नहीं, 26। ठीक है, अगर तुम यहाँ ध्यान से चेक करोगे तो ये क्या है, ये एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है। तो अगर दो इवन नंबर अगर मुझे मिल गया ना, तो इससे क्या होगा कि अगर ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल रहा होगा। तो 2 से डिविजिबल यानी कि 2 into समथिंग के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो 22 को 2 into 11 के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। सिमिलरली 26 भी इवन नंबर है, इसका मतलब यह है कि इसे भी हम लिख सकते हैं 2 into समथिंग के फॉर्म में, और वो समथिंग यहाँ 13 है। ठीक है, तो अब तुम चेक करो, ये मुझे एक 2 यहाँ मिल गया, एक 2 यहाँ मिल गया। अब जब मैं इस पूरे के पूरे एरे के एलिमेंट का प्रोडक्ट लूंगा तो ये 2 और ये 2 मिल करके क्या बन जाएगा, 4। तो जैसे ही ये 4 बन गया तो ये फिर के से डिविजिबल हो गया, क्योंकि के का वैल्यू मेरे लिए इस केस में क्या है, 4 है। तो ये डिविजिबल हो गया। तो यानी मुझे एक चीज समझ में आया, क्योंकि के का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 times 2 आता है, 2 times 2 का मल्टीप्लीकेशन आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पूरे के पूरे एरे में मुझे अगर दो इवन एलिमेंट मिल गया ना, तो मुझे एक भी ऑपरेशन नहीं लगाने का जरूरत है, उसके इसमें ऑपरेशन जीरो होगा। क्योंकि अगर मुझे दो या दो से ज्यादा इवन एलिमेंट मिलता है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इवन एलिमेंट है तो हम इसे 2 into समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर एक दो मुझे मिल रहा है तो इसे भी हम 2 into समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये 2 और ये 2 मिल करके जब पूरे एरे का हम प्रोडक्ट लेंगे तो 4 बन जाएगा, और वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिविजिबल हो जाएगा 4 के, तो उस केस में ऑपरेशन जीरो लगेगा। तो ये केस मुझे एक्स्ट्रा इस वाले में हैंडल करना था। ठीक है, जो कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। अब जरा चेक करो, तो यानी कि जो भी मेरा आंसर बनेगा, ठीक है, उसको हम मिनिमाइज करेंगे किस वैल्यू से। तो यहाँ मैं एक चीज लिख रहा हूँ, मैक्सिमम ऑफ 0, 2 - इवन। इसका मतलब क्या है, जरा देखो, जल्दी से समझते हैं इसे। ये इवन क्या है, ये इवन वेरिएबल है जो कि पूरे के पूरे एरे में इवन के काउंट को स्टोर करेगा। लेट सपोज करो मेरा इवन का काउंट 0 है। ठीक है,
लेट सपोज करो इवन का काउंट मेरा 1 है, ठीक है। लेट सपोज करो इवन का काउंट मेरा 2 है या 2 से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो अब तुम चेक करो, अगर मेरा इवन का काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है तो उस केस में मेरा कितना ऑपरेशन लगेगा। तो अभी हमने चेक किया कि अगर मेरा इवन 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर मेरा इवन 2 या 2 से ज़्यादा होता है तो उस केस में हम 2 इंटू 2 4 जो है आसानी से बना सकते हैं। तो उस केस में ऑपरेशन मेरा 0 लगेगा। तो देखो, जैसे ही 2 से ज़्यादा होगा इवन का वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस इवन क्या होगा। देखो इवन मेरा क्या है, इवन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो 2 माइनस इवन क्या होगा, 2 माइनस इवन जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो चेक कर लो, अगर इवन का वैल्यू 2 रखोगे तो 0 आएगा, 2 माइनस 2 0। इवन का वैल्यू अगर 3 रखोगे, क्योंकि इवन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इवन 3 रखोगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1। तो देखो नेगेटिव होने लगा वैल्यू। अगेन इवन का वैल्यू 4 रखोगे तो माइनस 2 आएगा, तो यानी ये वैल्यू मेरा लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। तो जब भी लेस देन इक्वल टू 0 आएगा तो मुझे पता है कि ऑपरेशन कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो इसी कारण मैंने यहाँ मैक्सिमम 0 से लगा लिया, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। अब तुम चेक करो, अगर इवन का वैल्यू अगर 1 है, लेट सपोज करो इवन का वैल्यू अगर 1 है और तुम्हें पता है कि n हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है इस प्रॉब्लम में, जो कि मैंने शुरू में ही तुम्हें ये कंस्ट्रेंट दिखाया था, ठीक है, कि n का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा, ठीक है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हमेशा रहेगा। अब देखो, अगर इवन का काउंट अगर 1 है और मुझे पता है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये फिक्स है कि एक ऑड एलिमेंट जरूर रहा होगा, है ना। क्योंकि n मेरा 2 या 2 से ज्यादा है और मुझे एक ही इवन मिला, तो इवन के अलावा और क्या होता है, नंबर ऑड ही होता है, इवन ऑड के अलावा तो और कुछ है नहीं। तो अगर एक इवन है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये तो श्योर है कि एक ऑड रहा होगा। अब तुम मेरे को बताओ, अगर ये एक ऑड है, ठीक है, कोई सा भी ऑड नंबर है 11, ठीक है, इस ऑड को अगर इवन बनाना है तो मुझे कितना ऑपरेशन लगेगा। हमारा ऑपरेशन क्या है, हमारा ऑपरेशन है ai को ai प्लस 1 में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मेरा ऑड है तो इसको कितना ऑपरेशन लगेगा, तो एक ऑपरेशन लगेगा। इसमें हम एक जैसे ही ऐड करेंगे तो ये इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल मैथ्स है कि अगर कोई ऑड नंबर है उसमें एक एक अगर हम ऐड करेंगे तो वो इवन बन जाएगा, कोई इवन नंबर है अगर उसमें हम एक ऐड करेंगे तो वो ऑड बन जाएगा। तो वही चीज मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ कि अगर एक ही इवन है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इस केस में मेरा कितना ऑपरेशन लगेगा, एक ऑपरेशन लगेगा। क्योंकि वो जो ऑड एलिमेंट है उसमें हम जैसे ही एक ऐड करेंगे तो वो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरा इवन का काउंट क्या हो जाएगा, अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। समझ रहे हो। तो देखो इवन जब 1 रहेगा तो उस केस में मेरा आउटपुट ऑपरेशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जरा इस फॉर्मूले पर रख के चेक करो, मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा 2 माइनस इवन, इवन का काउंट कितना है 1, तो मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा 1, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा 1, तो क्या आएगा आउटपुट 1। तो देखो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यही है, ये फॉर्मूला जो है हमारा वर्क कर रहा है, और ये के इक्वल टू 4 के केस में हमें ये केस को भी अलग से हैंडल करना था, ठीक है। अब इसी तरह तुम इवन इक्वल टू 0 के लिए भी चेक कर सकते हो, ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद ही एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें यहाँ तक चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है कि हम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे। अगर A1 को अगर मुझे K से डिविजिबल बनाना है तो कितना ऑपरेशन लगेगा, वो मैं कैसे निकालूं स्मार्टली, ठीक है। तो इस चीज को भी चेक कर लेते हैं। तो लेट सपोज करो K का वैल्यू 5 है, एग्जाम्पल से ही हम देखेंगे, ठीक है। K का वैल्यू 5 है और मैं ये जो A1 है ना, A1 का मैं 3 वैल्यू एज्यूम करता हूँ, पहला 15, दूसरा 17 और थर्ड हमारा 19। तो अब जरा चेक करो कि अगर 15 को 5 के डिविजिबल बनाना है तो कितना ऑपरेशन लगेगा, 0 ऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि 15 ऑलरेडी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अब जरा यहाँ चेक करो, 17 को अगर 5 से डिविजिबल बनाना है तो कितना ऑपरेशन लगेगा। तो देखो 17 5 से अभी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 17 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है, मेरा रिमाइंडर 2 बच रहा है, ठीक है, रिमाइंडर मेरा 2 बच रहा है, और 17 अभी डिविजिबल नहीं है। और मेरे पास ऑपरेशन क्या है कि हम किसी भी एलिमेंट को इंक्रीमेंट कर सकते हैं 1 से, ठीक है, इंक्रीमेंट कर सकते हैं 1 से, ये याद रखना, केवल इंक्रीमेंट का मेरे पास ऑपरेशन है, ठीक है। तो 17 को अगर डिविजिबल बनाना है 5 के और मैं केवल इंक्रीमेंट ही कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 17 में 3 टाइम्स इंक्रीमेंट कर दूंगा, और करके मैं क्या करूँगा, इसे 20 बना दूंगा। एक बार जैसे ही ये 20 बन गया तो ये क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा 5 से।
तो यानी कि 17 को अगर 5 के डिविजिबल बनाना है तो कितना ऑपरेशन लग रहा है, 3 ऑपरेशन। सिमिलरली अगर 19 को 5 के डिविजिबल बनाना है तो कितना ऑपरेशन लगेगा, तो 19 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स 15, मेरा 4 रिमाइंडर बचता है। तो अगर रिमाइंडर मेरा 4 बच रहा है, ठीक है, तो मुझे कितना ऑपरेशन लगेगा, एक ही ऑपरेशन लगेगा, ताकि मैं इसमें एक अगर ऐड कर दूं तो ये 5 में कन्वर्ट हो जाए, और एक बार अगर ये 5 में कन्वर्ट हो गया तो ये डिविजिबल हो जाएगा 5 से। ठीक है, तो यानी कि अगर अगेन हम चेक करें, अगर 19 को 5 के डिविजिबल बनाना है तो कितना ऑपरेशन लग रहा है, एक ऑपरेशन लग रहा है, क्योंकि मैं एक ऐड करके इसे 20 में कन्वर्ट करूंगा और फिर ये मेरा डिविजिबल हो जाएगा 5 के। ठीक है, तो अब जरा चेक करो ये ऑपरेशंस आया कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक करो, यहाँ 3 ऑपरेशन मेरा कैसे आया। तो जब हम 5 से 17 को डिवाइड कर रहे थे 5 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा था, मेरा रिमाइंडर आ रहा था 2। तो ये रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं सी प्लस प्लस में, तो सिंपल हम क्या करते हैं, हम ये चीज करते हैं ए आई मॉडुलो के। ठीक है, यानी कि 17 मॉडुलो 5 अगर हम कर दें तो मुझे पता चल जाएगा रिमाइंडर क्या है, क्योंकि मॉडुलो ऑपरेटर हमारा रिमाइंडर निकाल के देता है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि रिमाइंडर कितना है, यहाँ 2 है, और ये 2 का वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, तो ए आई मॉडुलो के करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, आसान। अब जरा यहाँ चेक करो, ये 17 के केस में मुझे ऑपरेशंस कितना लगा था, ऑपरेशंस मेरा लगा था जितना मेरा रिमाइंडर आया। ठीक है, के माइनस रिमाइंडर, के माइनस रिमाइंडर मेरा ऑपरेशन लग रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ मेरा रिमाइंडर 2 है, और हम डिक्रीमेंट तो कर नहीं सकते हैं, मेरे पास ऑपरेशन है केवल एक से इंक्रीमेंट करने का। तो इस 2 को 2 में हम कितना ऐड करें ताकि ये अगेन 5 से डिविजिबल हो जाए, तो 3 ही ऐड कर सकते हैं मिनिमम, है ना, क्योंकि मिनिमम हम 3 ऐड करेंगे तो 2 कन्वर्ट हो जाएगा 5 में। तो रिमाइंडर तो कभी 5 पॉसिबल नहीं है, जब 5 से डिविजिबल हो रहा है रिमाइंडर, उस केस में क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। सिंपल मैथ्स है, तुम जैसे मर्जी वैसे समझ सकते हो, एकदम सिंपल मैथ्स। यहाँ मेरा रिमाइंडर 2 है, और मुझे इसे डिविजिबल बनाना है 5 के, और मेरे पास ऑपरेशन केवल इंक्रीमेंट का है, तो 2 रिमाइंडर को अगर मुझे 0 रिमाइंडर में कन्वर्ट करना है तो कितना ऐड करना होगा, 3 ही ऐड करना होगा, ताकि ये 5 5 बने, और 5 बनने का मतलब है कि रिमाइंडर मेरा 0 रहा। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, के माइनस ए आई मॉडुलो के, इससे मुझे पता चल गया कितना ऑपरेशन लगा, जो कि 3 था। अगेन देखो इसमें भी देखो ये वर्क करेगा, के का वैल्यू कितना, 5, 5 माइनस ए आई मॉडुलो के। ठीक है, तो ए आई मॉडुलो के, तो ए आई यहाँ कितना है, 19 है, तो 19 मॉडुलो 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। के का वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 4 1। तो देखो ये वर्क कर रहा है। अब जरा इस केस को चेक करो इस केस में के का वैल्यू क्या है, 5, और जब हम ए आई मॉडुलो के करेंगे, यानी 15 मॉडुलो 5 जब करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा, तो 5 माइनस 0 क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये बोल रहा है कि 5 ऑपरेशन लगेगा, जबकि मेरा ऑपरेशन कितना लगा, ऑपरेशन मेरा 0 लगा। तो हम पता है क्या करेंगे, हम लास्ट में इस फॉर्मूले में मॉडुलो के ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू के से छोटा है, तब तो ये वैल्यू वैल्यू एज इट इज रिटर्न करना है, जैसे कि ये हो रहा था 3 1। लेकिन जैसे ही ये वैल्यू के बराबर हो जाए, जो कि तुम्हें यहाँ देखने को मिल रहा है 5 हो जा रहा है ये, तो इसका अगेन के से मॉडुलो करेंगे तो वो 0 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये मेरा फॉर्मूला जो है अच्छे तरीके से वर्क करेगा, और ये फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल से निकाल के दिखाया है कि क्यों मैंने ये चीजें लिखी, तुम्हें रटने को नहीं कहा। ठीक है, अगर यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी डाउट रहा हो तो तुम कमेंट कर देना, आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर यू। ओके, तो आओ, अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें प्रॉब्लम का हर एक एक पार्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसे कोड करते हैं, जैसा हमने बताया हम एग्जैक्टली उसी तरह से हम कोड भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमने टेस्ट केसेस पहले ही ले रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे एन और के। ठीक है, एन और के हम जो है सीन कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, और उसको कोई एक बड़ा वैल्यू दे देंगे। क्यों, क्योंकि हमें इस आंसर वेरिएबल को क्या करना है, मिनिमाइज करना रहेगा। हमने देखा है ना कि जब हम A1 से K को डिविजिबल बना रहे हैं तो लेट सपोज करो OP1 ऑपरेशन आ रहा है। अभी हमने सारा ये देखा है एक्सप्लेनेशन में अपने। ठीक है, तो जो भी हमारा ऑपरेशंस आ रहा था OP1, OP1, OP2, OPN, ठीक है, उन सारे का हमें क्या लेना, मिनिमम लेना है। तो ये चीज स्टोर करने के लिए हमने आंसर को एक बड़ा वैल्यू से इनिशियलाइज कर रखा है, वो बड़ा वैल्यू 29 यानी कि 10⁹ मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ए। ठीक है, जो कि मेरा क्या किस
चीज़ के काम आएगा जब हम इनपुट लेंगे सारे के सारे एलिमेंट को, तो ये ए को ही हम सीन करेंगे बार बार। ठीक है, तो हम क्या किए, हम अपना इनपुट ले लिए। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे कि इस ए को अगर के डिविजिबल बनाना है तो कितना ऑपरेशन लग रहा है। तो ऑपरेशन हम कैसे निकाल रहे थे, ऑपरेशन का हमारा फॉर्मूला था के माइनस ए मॉडुलो के मॉडुलो के। ठीक है, ये क्या मैंने लिखा है, जो मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया वही मैंने लिखा दिया। ठीक है, ये वाला लिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये वाला। ठीक है, के माइनस ए आई मॉडुलो के। ठीक है, ये अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑपरेशन। अब हम क्या करेंगे, आंसर को जो है मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा ऑपरेशन, यानी आंसर को हर स्टेप में हम मिनिमाइज करते चलेंगे। ठीक है, अब जरा एक और चीज हमें कवर करना पड़ेगा यहाँ, कि जो हमारा k इक्वल टू 4 का केस था। ठीक है, जो हमारा ये केस था k4 वाला, उसमें क्या था, उसमें मुझे एक ये वेरिएबल मेंटेन करना पड़ेगा इवन काउंट का, कि टोटल इवन का काउंट कितना है। ठीक है, तो एक ये भी वेरिएबल बना लेते हैं और इसे भी मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक इवन नाम का वेरिएबल है, इवन इक्वल टू 0। ठीक है, और हम चेक करेंगे हर केस में कि अगर मेरा ए इवन होता है, ठीक है, अगर मेरा ए इवन है तो इवन के काउंट को तुम इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे पता है कि ये जो आंसर आएगा ये के 2 3 4 5 हर केसेस के लिए यूज करना है हमें। ठीक है, बट हमें एक्स्ट्रा क्या करना है के इक्वल टू 4 के लिए, तो k इक्वल टू 4 के लिए हमें एक्स्ट्रा ये करना है कि आंसर को अगेन हमें मिनिमाइज करना होगा आंसर कॉमा मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा 2 माइनस इवन से। ठीक है, जो कि हमने चेक किया था अपने लॉजिक वाले पार्ट पे, कि अगर k मेरा 4 है, अगर इवन का काउंट 2 या 2 से ज़्यादा होता है तो उस केस में ऑपरेशन 0 होता है, तो आंसर को हमने यहाँ अगेन मिनिमाइज कर लिया है इस वैल्यू से। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे आंसर, तो ये हमारा हर एक k की वैल्यू के लिए कवर अप हो गया है ना। अब यहाँ पे एक चीज तुम्हें ध्यान देना है कि ये जो इंट है इसे हम ट्रीट कर रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग इंट की तरह। ठीक है, बट यहाँ क्या हो रहा है कि ये 0 हमारा इंटीजर है और ये 2 माइनस इवन जो है ये लॉन्ग लॉन्ग इंट है। तो ये जो मैक्स फंक्शन होता है, ये जो भी आर्ग्यूमेंट लेता है वो दोनों सेम नेचर का होता है, यानी सेम डेटा टाइप का होता है। तो अगर 0 को हमने इंट में यूज किया और इधर अगर हमारा लॉन्ग लॉन्ग इंट हो रहा है, तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे, तो हम 0 को भी लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ 2 को भी हम लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा मैक्स फंक्शन का दो जो भी दोनों आर्ग्यूमेंट है वो दोनों क्या हो जाएगा, लॉन्ग लॉन्ग इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सेम डेटा टाइप का हो जाएगा। अब इसे रन हम करके एक बार चेक करते हैं। तो ये देख सकते हो, ये गिवन टेस्ट केस पास कर गया। अब एक बार इसे सबमिट भी करके हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम इसे सबमिट पे लगाते हैं। ये हमने इसे सबमिट में लगाया है। तो गाइस आज लगता है कोड फोर्सेस पे लंबा क्यू है। ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम लेगा सबमिट होने पे। ठीक है, तो मैंने तो तुम्हें यहाँ बता ही दिया है, कोड भी करके दिखा दिया है, तो तुम एक बार इस प्रॉब्लम को कोड करके खुद से देखना। ठीक है, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन भी किया है लॉजिक, और अगर ये प्रॉब्लम तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाए तो तुम कमेंट में लिख देना एक्सेप्टेड। ठीक है, यही था गाइस। अब जल्दी से हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को चेक कर लेते हैं। तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारा एन का लूप लग रहा है, तो फॉर ईच टेस्ट केसेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन है। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो हमने केवल इंटीजर डिक्लेयर कर रखा है 4 बाइट का। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, और ये दोनों ही हमने ईच टेस्ट केस के लिए बताया है, क्योंकि देखो हर टेस्ट केस के लिए ये सॉल्व फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, तो अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट रह गया हो तो तुम कमेंट कर देना। सो थैंक यू गाइस।